नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हम वैनसांग की चर्चा कर रहे थे, तो वैनसांग के बारे में मैंने बताया था कि ये कश्मीर के जो शासक था, कि शासक के यहाँ जाता है और 2 वर्षों तक यहाँ रहता है। ध्यान में रख लेना कि कुल कितने वर्ष रहता है, 2 वर्षों तक रहता है। राजा होता है कारकोट वंश का दुर्लभ वर्धन। यह दक्षिण भारत भी जाता है, दक्षिण भारत की यात्रा भी करता है। ठीक है, बात की है ये 641-42 के आसपास ये दक्षिण। डेट याद रहती है तो ठीक है, नहीं रहती तो कोई बात नहीं। दक्षिण भारत की यात्रा करता है, दक्षिण भारत पहुंचा था। दक्षिण भारत में ये पल्लवों की राजधानी कांची की यात्रा की, या कांची तक जाता है, ये याद रख लो, कांची तक यात्रा करता है। ठीक है, यहां आया तो यहां पल्लव शासक जो था वो नरसिंह वर्मन था। नरसिंह, ये राजा का नाम ध्यान में रखना है। अभी राजा कौन था? नरसिंह वर्मन था। और जिस नरसिंह वर्मन यानी यहाँ यात्रा की, तो यहाँ पर जो था वो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन था, जिसे महामल भी कहा जाता है। महामल, अन्य नाम महामल का शासन था, पल्लव शासक का शासन था। दूसरा नाम मिलता है हमें महामल। ठीक है, इसके बाद में वैनसांग पांडे देश नहीं गया था, ये ध्यान में रखना भाई। कहाँ नहीं गया था, ये क्वेश्चन अगर आ जाता है, पूछा गया है कि भी कहाँ की यात्रा नहीं की, तो वैनसांग पांडे देश नहीं गया। ठीक है, और पांडे देश को एक नाम कहता है मालकूट। पांडे देश को यह कहता है मालकूट, कहता है मालकूट कहता है। और ये बात मैं आपको पहले बताई थी कि ये 2 बार चोरों द्वारा लूटा जाता है। एक बार यूपी में अयोध्या के पास और एक बार पंजाब में। ठीक है, पंजाब में शाकल के पास। अयोध्या में गंगा नदी के किनारे पास। ये था आपका वैनसांग। अब कुछ बातें करते हैं अपनी सियूकी की। सियूकी का विवरण। ठीक है, वैनसांग की बात हो गई। अब इसकी पुस्तक जो सियूकी थी उसका विवरण करते हैं। सियूकी में ये 138 देशों का वर्णन करता है। 138 देशों का ये वर्णन करता है। वैनसांग नालंदा में तिलोदक, अंडरलाइन कर लेना भाई, तिलोदक, नालंदा में तिलोदक एवं बोध गया के विहारों का उल्लेख भी करता है। बोध गया के विहारों का उल्लेख भी करता है।
ठीक है। इसके अलावा ये कांची के लोगों को, यह कांची के लोगों को ये कहता है विद्या का प्रेमी, विद्या का प्रेमी, ठीक है। तथा कांची को धर्मपाल बोधिसत्व की जन्म भूमि बताता है। कांची को धर्मपाल बोधिसत्व की जन्म भूमि बताता है। फिर एक चर्चा हम करते हैं, ये महाराष्ट्र के जो चालुक्य जो राजा थे उनके बारे में ये कहता है, चालुक्य राज्य के लोगों को ये कहता है विद्या का, ये विद्या के प्रेमी है, ये विद्या के व्यसनी है, नशा करने वाला है ना, व्यसन एक तरह का नशा ही होता है। और योद्धा, ये बात मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि योद्धा युद्ध में हार जाता था तो उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, उसको महिलाओं के वस्त्र व श्रृंगार किया जाता था। महिलाओं के वस्त्र व श्रृंगार कराकर दरबार में घुमाया जाता था, इसलिए उसको ऐसा लगता था कि इससे अच्छा तो युद्ध में मर जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता था। 138 देशों की ये यात्रा विवरण करता है। इसके बाद में वह शतुद्र अन्य नाम मिलता है अपना बठनेर, और ये बठनेर अपना हनुमानगढ़ वाला ही है ना। शतुद्र बठनेर को बौद्ध धर्म का केंद्र बताता है, को बौद्ध धर्म का केंद्र बताता है, बताता था या बताता है। किसको? बठनेर को। अन्य नाम मिलता है इसका शतुद्र, ठीक है। अशोक द्वारा निर्मित भद्रकाली, अंडरलाइन कर लेना भाई, भद्रकाली चैत्य का दर्शन किया। मैंने बताया था चैत्य का दर्शन किया। चैत्य का अर्थ होता है पूजागृह। मैंने बताया था 29 गुफाएं हैं जिसमें चैत्य जो है वो 4 है, शेष विहार है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। तो भद्रकाली चैत्य की ये चैत्य के दर्शन करता है, पूजा करता है या पूजागृह का दर्शन करता है, ठीक है। इसके अलावा वेनसांग ने 2 बात और बताता है ये, सिंध और मणिपुर, अंडरलाइन, यहाँ के शासक को शूद्र बताता है, शूद्र बताता है। ये ध्यान में रख लेना कहाँ कहाँ के हैं, एक सिंध का और एक आपका मणिपुर का, ये ध्यान में रख लेना। ये दोनों पूछते हैं भी शूद्र। और ये कहता है कि भारत जो है वो ब्राह्मणों का देश है, भारत जो है वो ब्राह्मणों का देश है। और वेनसांग ये कहता है कि शूद्र जो होते थे, शूद्र को किसान बताता है, शूद्रकों को कृषक या किसान बताता है। ये कहता है भारत जो है वो ब्राह्मणों का देश है
और कृषक जो है, किसान है, वो शूद्रक जो जाति थी वही किसान या ये थे। हर्ष के विषय में एक बात ये कहता है, हर्ष के विषय में ये कहता है कि इसने अपने राज्य में मांसाहार बंद कर दिया गया था, प्राणी मात्र की हिंसा पर रोक लगा दी गई थी, हिंसा पर रोक लगा दी और स्वयं भी मांस नहीं खाता था। यानी प्राणी मात्र पर हिंसा की रोक लगा दी थी, मांस मदिरा पर रोक लगा दी गई थी और स्वयं जो था ये भी इसका पालन करता था। मांस खाने पर इसने पूर्णतः रोक लगा दी थी। हिंसा ये स्वयं भी नहीं करता था और औरों को भी नहीं करता था। मांस ना ये स्वयं खाता था और ना दूसरों को खाने देता था। इसके अलावा एक बात और कहता है कि हर्ष जो था वह केवल बौद्ध अनुयायी था, अन्य धर्म को नहीं मानता है। जबकि बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में हमें ये मिलता है कि वह शिव जी उसके कुल गुरु थे, शैव था, सूर्य का उपासक था और बौद्ध भी था। ये बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में मिलती है। ये कहता है कि वह केवल जो था, हर्ष जो था वो केवल और केवल बौद्ध अनुयायी था और बौद्ध में भी वो महायानी था, क्योंकि ये वेनसांग जो है ये स्वयं भी महायानी था। इसके अलावा विधवा व सती प्रथा, भारत में जो है विधवा और सती प्रथा नहीं थी। विधवा व सती प्रथा नहीं थी। वह बौद्ध धर्म के पतन को भी स्वीकार नहीं करता है। ये देखो बड़ी भ्रामक बात है। ये कहता है कि बौद्ध धर्म के पतन को स्वीकार नहीं करता है। नहीं करता है। जबकि इस समय जो बौद्ध है, सनातन जो धर्म है वो आगे चल रहा था। सनातन धर्म जो है उसकी व्याख्या थी और बौद्ध धर्म का पतन हो गया था। लेकिन ये कहता है कि बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ था वो नहीं हुआ था। ठीक है। वेनसांग अश्वघोष, अश्वघोष का मूल नाम देखो मुझे याद नहीं आ रहा है। अश्वघोष का मूल नाम मैं कल आपको बता दूंगा। ये कहा जाता है कि अश्वघोष इसका नाम इसलिए पड़ा था कि जब भी ये गान करता था, गाता था, तो घोड़े भी इतने मोह हो जाते थे कि अपनी गर्दन को हिनाने लग जाते थे, तब इसका नाम अश्वघोष पड़ा था। इसका मूल नाम मैं आपको कल के वीडियो में बता दूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए इसका नाम जो था वो अश्वघोष पड़ा था कि ये जब भी गाता था तो घोड़े जो है वो हिनाने लग जाते थे। तब इसका नाम अश्वघोष पड़ा था। तो वेनसांग कहता है अश्वघोष, देव नागार्जुन, देव नागार्जुन और एक व्यक्ति और है। कुमार जीव को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियां माना है। कुमार जीव संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियां माना है। ठीक है। यह अपने जीवन चरित्र में मथुरा के कुछ स्तूपों का
का उल्लेख करता है, उल्लेख करता है। (644) में ये स्वदेश लौटने के लिए करता है कि भाई अब मैं मेरे देश जाऊंगा। तब हर्ष जो है वह पंजाब का एक राजा होता है उदित को सीमा तक छोड़ने के लिए नियुक्त करता है। ठीक है। पंजाब का जालंधर का मान लो, जालंधर भी पंजाब में है, मेन वैसे वह जालंधर का शासक था भाई। तो पंजाब के जालंधर का राजा था उदित। राजा होता है आपका उदित, नहीं लिखा है क्या? राजा होता है उदित। ठीक है। और मैंने बताया था कि ये चंदन की बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध के अवशेष (657) बौद्ध पुस्तकें या साथ ले जाता है। वहाँ जाने के बाद में इसका सम्मान बहुत ज़्यादा होता है चीन में। ये थी इसकी यात्रा की कुछ बातें। एक बात बताना भूल गया था, तो वो है आपकी कि कामरूप का एक राजा होता है भास्कर वर्मा। ये इसे कामरूप बुलाता है और ये अगर ये कहता है कि अगर हर्ष नालंदा से कामरूप नहीं आता है तो मैं अपनी सेना और हाथी भेजकर नालंदा को मिट्टी में मिला दूंगा। तो ये बात कहता है भास्कर वर्मा। इसके बाद में ये कुछ समय वहाँ चला जाता है कि भाई ये नालंदा को मिलाएगा, इसलिए हर्ष वहाँ चला जाता है, सॉरी वेनसांग वहाँ चला जाता है भास्कर वर्मा के यहाँ पर। ये कामरूप का शासक होता है। फिर हर्ष इसको वापस बुलाता है, हालांकि ये हर्ष से मिलता नहीं है और हर्ष को ये एक नाम देता है शिलादित्य, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। शिलादित्य ये कहता है कि साहब हर्ष के बारे में ये वापस हर्ष इसे कहता है भास्कर वर्मा के चीनी यात्री के बदले अपना जो है वेनसांग को भेज दे। ये कहता है कि वेनसांग को भेज दे। तब ये कहता है कि मैं चीनी यात्री के बदले अपना शीश देना पसंद करूंगा, कि मैं अपना सर दूंगा। ये कहता है कि पहले कि मैं अपने हाथी और सेना भेजकर नालंदा को तहस नहस कर दूंगा। तब ये वापस भेज देता है, वेनसांग चला जाता है। वेनसांग जब नालंदा वापस आता है तो ये हर्ष उसे कहता है कि साहब आप वापस भेजिए। तब ये कहता है कि मैं इस चीनी यात्री के बदले अपना शीश देना पसंद करूंगा। फिर ये नालंदा आ जाता है, नालंदा कुछ वर्ष रहता है, लेकिन हर्ष से ये नहीं मिलता है और हर्ष को ये शिलादित्य कहता है, जिसका के बारे में हमने हर्षवर्धन के समय चर्चा कर ली थी। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। ये चार व्यक्ति वेनसांग, अश्वघोष, देव, नागार्जुन, कुमारजीव संसार की चार मार्गदर्शक शक्तियाँ बताता है। अश्वघोष इसका नाम घोड़े, ये जब ये गाता था तो घोड़े भी हिनहिनाने लग जाते थे, तब इसका नाम अश्वघोष पड़ा था। वेनसांग मथुरा के कुछ स्तूपों के बारे में बताता है। 644 में स्वदेश की यात्रा कर जाने की इच्छुक होता है। तब हर्ष इसे पंजाब के जालंधर का राजा होता है उदित, उसको ये छोड़ने के लिए नियुक्त करता है और सीमा तक से सामान छोड़ता है। जब ये चीन पहुंचता है तो इसका बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है। और हर्ष के जो भास्कर वर्मन जो राजा था आपका कामरूप का, वो इसको बुलाता है और जब ये नहीं भेजता है, ये नहीं जाता है, तो कहता है कि मैं नालंदा को अपने हाथी और सेना भेजकर तहस नहस कर दूंगा।
वैनसांग चला जाता है। जब कुछ समय रहने के बाद में जब वापस नालंदा बुलाया जाता है, हर्ष उसे भेजता है, तो भास्कर वर्मन उसको आकर छोड़कर जाता है, लेकिन पहले ये कहता है कि मैं चीनी यात्री देने के बदले में अपना सिर देना पसंद करूँगा। हालांकि ये हर्षवर्धन जैसे फाइयान चंद्रगुप्त का उल्लेख नहीं करता है, सेम वैसे ही ये इससे मिलता नहीं है। ये था आपका हर्षवर्धन और सीयूके का विवरण, जो मुख्य बातें जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, कभी पढ़ने बैठे बातें करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अपनी परीक्षा की दृष्टि से जो मुख्य बातें जो थी वो मैंने बच्चों आपके साथ शेयर की है। आपको कैसी लगी वीडियो में, कैसा क्या लगा, कम से कम आप वीडियो में कमेंट बॉक्स के जरिए एक बार पूरा वीडियो देखिए। मुझे पता है आप नहीं देखते हो, 5 मिनट 10 मिनट का देखने के बाद में सीधा स्किप करते हो, है ना, इतना टाइम किसके पास है। और ना देखो, ऑनलाइन पढ़ाने में मज़ा हमें भी नहीं आता है, लेकिन ये कोरोना काल है, कब तक सही होगा। एक स्टूडेंट ने कॉल करके पूछा कि साहब कब तक खुलेगा, मैंने कहा भाई तू बता दे कब तक ओपन होगा। तो इसका कोई पता नहीं है कि ये सितंबर में ओपन हो या नहीं हो। तो तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना जो अध्ययन है वो करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।